तो आज के क्लास में हम लोग डोमेन होस्टिंग कैसे हम एक वेबसाइट को बनाएंगे, हम उस वेबसाइट को कैसे पब्लिश करेंगे, हम कैसे होस्टिंग परचेज़ करेंगे, होस्टिंग के अंदर में हम अपने डीएनएस को कैसे चेंज करेंगे, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, प्लस सब डोमेन क्या होता है, और हम उस डोमेन का ईमेल कैसे क्रिएट करेंगे, प्लस उसके अंदर हम एसएसएल उसका कैसे एक्टिवेट करेंगे, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो कोई भी वेबसाइट हो आपकी, चाहे वो HTML की वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी जावा की हो, JSP की हो, चाहे PHP की हो, या ASP.NET की हो, MVC की हो, सब जगह यही अप्रोचेस लगेंगे जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। किसी भी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। तो हम लोग इन द मीन वाइल जो पब्लिश करेंगे वो एक छोटा सा कोई डेमो ले लेंगे जो हमने बनाई हुई है। उस डेमो को हम लोग सर्वर पे अपलोड करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो एक उसके लिए आपके पास में एक एग्जैक्ट अप्रोच होता है, एक मीनिंग होती है कि आप किस लिए वेबसाइट बना रहे हो। तो उसके जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे आपका स्कूल की वेबसाइट है या फिर कोई आपका कोई सेल परचेज के लिए है, तो उसके हिसाब से जो नाम होगा, वो नाम जो आप डिसाइड करोगे वो होता है डोमेन का नेम। ठीक है, डोमेन के नेम के लिए आप GoDaddy यूज़ कर सकते हो। आप होस्टिंग सर्विसेज बहुत सारी हैं वो होती हैं, अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हो, और नेट फॉर इंडिया है, बहुत सारे सर्वर हैं, आप वहाँ से जाके डोमेन को परचेज़ कर सकते हो। तो डोमेन परचेज़ करने से के लिए आपको सबसे पहले तो आपको कुछ ओपन करना पड़ेगा। लाइक आपके पास में सपोज़ कर लो मेरे पास में GoDaddy से मैं डोमेन लेने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे GoDaddy.com ओपन करूँगा मैं, और आपको सबसे पहले GoDaddy के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर करोगे तभी आप उसमें परचेजिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको परचेज़ करने नहीं देगा। तो GoDaddy.com जैसे मैंने ओपन कर दिया, फर्स्ट पेज पे ही आपको कोई भी अगर आपको डोमेन परचेज़ करने में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपके पास टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। और आप इंडियन रीजन सेलेक्ट करो, आपसे हिंदी में बात करेगा, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो आप इंग्लिश में बात करो, तो आपको प्रॉपर हेल्प की जाती है। डोमेन का मतलब होता है एक नाम फॉर अ वेबसाइट, जैसे gmail.com, yahoo.com, GoDaddy.com, ये सारे क्या है, डोमेन का नेम है। और डोमेन के नाम के साथ बाद में जो .com लगा हुआ है, या कहीं देखा होगा आप .org लगा होता है, .in लगा होता है, .ac.in होता है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द डोमेन। The extension matters whenever what is the kind of your website. It matters what kind of your website. जैसे आपके पास जो आपने वेबसाइट बनाया है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया था, इट शुड बी कॉम। आप चाहते हो कि मैं एजुकेशन के लिए आप बनाते हो तो आपका होता है EDU, या फिर AC.in, एकेडमिक इन इंडिया, जैसे igno.ac.in, इग्नो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, .ac मतलब एकेडमिक है इन इंडिया। उसी तरह से अगर आपको लगता है करना है तो अगर आपको इसी तरह से मान लो यहाँ पे नहीं करना, आपको सपोज़ करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना होता है, तो आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हो, ORG करते हो, .org, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरह से जैसे co.in होता है, कमर्शियल इन इंडिया, ठीक है। और आपने देखा होगा EDU होता है एजुकेशन के लिए, और वैसे .in भी होता है। अगर आप चाहो तो कोई भी नाम ले लो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, .in वैसे भी ले सकते हो। तो कई सारे डोमेन का नेम होता है। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। सपोज़ कर लो मुझे एक डोमेन परचेज़ करना है, XYZ, कुछ भी नाम ले लेते हैं। सपोज़ कर लो मैंने नाम ले लिया AND आनंद जी फाउंडेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, नाम है आनंद जी, पूरे साइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है आनंद जी फाउंडेशन। तो मैंने AJF ले लिया, AJ फाउंडेशन ले लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट जितना नाम रहे डोमेन का नेम वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कभी कभी डोमेन का नेम जो होता है वो हमारे प्रोडक्ट के कीवर्ड के बेस पे भी होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप गूगल में उसको सर्च करेगा और डोमेन का नेम डालेगा और आपके प्रोडक्ट का नाम भी सेम है, तो वो जल्दी
आपका SEO अच्छा होता है उसके अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर। तो जो भी है, जैसे मैंने AJ फाउंडेशन ले लिया, अब मैं AJFoundation.org के नाम से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डोमेन, तो जितने भी AJ फाउंडेशन के नाम से अगर जो मैंने भी सेलेक्ट किया है, अगर वो अवेलेबल होगा तो वो दिखाएगा, जो अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, और जो हैं और इसके अलावा जो अवेलेबल होंगे वो भी हमारे को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में शो करेगा। ठीक है, डोमेन का जो नेम होता है वो यूनिक होता है। अब देखो ये वाला डोमेन ऑलरेडी टेकन है, लिखा हुआ है दिस डोमेन इज टेकन, और साथ में ऐड टू कार्ट का भी बटन बना रहा है, एक प्राइस का भी नाम इसने दे रखा है, प्राइस की 5249 रुपीज़ है। दैट इज़ जो ये प्राइस है ये ब्रोकरिंग चार्जेस हैं, इसके ब्रोकर है ये बंदा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको आपसे वो रिक्वेस्ट लेगा, जैसे मैं अगर ऐड टू कार्ट करता हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट लेगा, उस जिसने भी इसको बुक किया हुआ है उसको बोलेगा कि आपको इसमें सेल हो रहा है सर, ये प्राइस मिल रहा है कि आप सेल करना चाहते हो, तो डोमेन कैन बी ट्रांसफर्ड, इट इज़ ट्रांसफरेबल। डोमेन जो है ट्रांसफरेबल है। सपोज कर लो मैंने खरीद लिया और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई काम नहीं है, तो मैं इस डोमेन को किसी को सेल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ ट्रांसफरेबल, इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, और आपको देखो यहाँ पे दे रहा है .org इज ऑलरेडी टेकन, आपके पास है AJFoundation.in इज कैन बी योर्स, ये आपका हो सकता है। 49 रुपीज़ आपका दिखा रहा है, बट ये चार्ज ऐसे नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ काइंड ऑफ हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, तो ये है, जैसे देखो आपके पास में ये 3 डोमेन अगर आप लेते हो .co, .info, .online, तो आपको 902 रुपये में आपको मिलता है, दिस इज विदाउट GST। इसके बाद आपके पास बहुत सारी सर्विसेज एड ऑन करके ये आपका चार्जेस करीबन 4000 के अराउंड कर देगा। वो कहेगा कि SSL भी इसमें ले लो आप, ठीक है, या उसमें कहेगा आप इसमें होस्टिंग भी खरीद लो, आप इसमें ईमेल्स भी खरीद लो, तो वो चार्जेस मिला के आपको इतना बना देता है। तो मेक श्योर कि आपको क्या लेना है वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे AJ.Foundation के नाम से भी है, ये 11,474.59 का है। ये ईयरली चार्जेस हैं, जिसमें करीबन 15,000 रुपये का पड़ेगा आपको। तो इस तरह से कुछ महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी हैं, तो जो आपको चाहिए यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकते हो, और फाइनली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद अपने कार्ट में जाओगे और उसको पेमेंट करोगे, और ये आपका हो जाएगा। एक बार ये आपका हो गया तो आपके पैनल में आ जाएगा। अब जैसे मैंने ऐड टू कार्ट, अभी तो मैं कोई खर्च करने के मूड में नहीं हूँ कि मैं कोई खरीदूँ, ऑलरेडी मेरे पास जो पहले से बना हुआ मैं उसी पे चेक करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि मैं कोई डोमेन खरीदूँ अब। तो फिलहाल मैं क्या करना है, मुझे डोमेन का, मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास है डोमेन उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने पेमेंट कर दी, यहाँ से ऐड टू कार्ट करके खरीद लिया, तो अपने जैसे पैनल में जाते हो, पैनल में जाने के बाद आपके यहाँ पे आएगा माई प्रोडक्ट। जब आप इसमें ID पासवर्ड बना लेते हो तभी ये होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो ये आपका पैनल में आ गया। इस पैनल के अंदर में जितने भी डोमेन अभी तक मैंने बुक किए हुए वो सारे यहाँ पे लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे डोमेन के नेम हैं, और कुछ एक्सपायर होने वाले हैं वो भी दिखा रहा है, जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी दिखाते हैं। इसके अंदर सारे डोमेन के नेम हैं। अगर मैं किसी डोमेन को यहाँ से उठा के, अगर मैं चाहूँ कि उस डोमेन को चेंज करना है, उस डोमेन के अंदर मुझे उसमें कन्फिग्रेशन करनी है। जैसे यहाँ पे एक डोमेन है जिसका नाम है chocolateuncle.com, ठीक है, और इसमें chocolateuncle.in, ये 2 डोमेन है जो कि मैंने इसमें अभी हॉस्टिंग नहीं करी है। मैं इसको आज आप लोगों को हॉस्टिंग करके दिखाता हूँ और उसका DNS भी चेंज करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने chocolateuncle.com खरीद लिया, राइट, मैंने परचेज़ कर लिया। कहाँ से परचेज़ किया मैंने? ये मैंने GoDaddy से कर दिया। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ GoDaddy। तो अब chocolateuncle.com में मुझे क्या करना है, ये मेरा डोमेन है, मैंने सिर्फ अभी क्या खरीदा है, डोमेन, मैंने हॉस्टिंग नहीं खरीदी है। और व्हाट इज हॉस्टिंग? हॉस्टिंग इज अ स्पेस वेयर योर डोमेन is attached. Hosting is a space where your documents is uploaded, your database, your application pages, your request, जो भी आपके जो images हैं, आपके files हैं, folders हैं, वो सारे store होंगे। तो आप hosting जैसे आप खरीदना चाहते हो, कितना खरीदना चाह रहे हो, it's depending upon the file of your application और uses of your application। मान लो आपने बनाया ASP.NET C# SQL सर्वर में आपने बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाई, तो उसका प्रोजेक्ट का साइज़ आपका अराउंड आ रहा है 500 MB का। तो आपको लगता है कि आपको 1 GB तो खरीदना पड़ेगा, बट उस 1 GB का तो आपका सिर्फ क्या हो गया, एप्लीकेशन के पेजेस की बात हो गई। अब उसके साथ आपका SQL सर्वर भी तो है। तो आपको हॉस्टिंग से 2 चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, एक तो एप्लीकेशन के लिए, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हॉस्टिंग कौन सा खरीदना है। अब जैसे आपने PHP में बनाया,
PHP में आपने एप्लीकेशन डेवलप की, तो आपको हॉस्टिंग लिनक्स का खरीदना पड़ेगा। तो जब आप हॉस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाओगे ना, जैसे पीपल हॉस्ट है, जैसे मैं आपको आज पीपल हॉस्ट के बारे में बताऊंगा, उसी तरह से हॉस्टर्स हैं, हॉट प्रोवाइडर्स हैं, तो ये सारे आपके सर्वर हैं, इज़ अ काइंड ऑफ सर्वर जहाँ से आप हॉस्टिंग खरीद सकते हो। तो हम हॉस्टिंग खरीदेंगे तो हमें ये देखना है कि मेरा एप्लीकेशन किस हॉस्ट में आएगा। क्या मुझे विंडो चाहिए, क्या मुझे लिनक्स चाहिए, क्या मुझे मैक चाहिए, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि मेरा कौन सा है। जैसे मैं अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जो ASP.NET या MVC पे जो हम काम करते हैं, तो MVC पे अगर हम काम करें या ASP.NET काम करें, तो यहाँ पे मैंडेटरी मेरे लिए क्या है, विंडोज़, तो मुझे विंडोज़ हॉस्टिंग ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर सपोज़ करो मैं कोर पे काम करूँ, ASP.NET कोर पे काम करूँ, तो उस केस में मुझे कहीं भी चल सकता है। अगर मैं मान लो मेरा कस्टमर कोई लिनक्स प्लेटफॉर्म खरीद के बैठा हुआ है, वो कहता है मेरे पास लिनक्स का प्लेटफॉर्म है, मेरे डोमेन सर्वर है और मेरे पास में 10 GB का स्पेस मैंने खरीदा हुआ है सर, ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ। तो अगर मैं कोर पे नहीं काम करता तो मुझे कहना, मैं उसको बोलता सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊँगा। डोमेन तो आपने ठीक है, लेकिन हॉस्टिंग हमको चेंज करनी पड़ेगी। आपने पेमेंट कर दी है, लेकिन फिर दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको विंडोज़ ही खरीदना है। वो कहेगा अरे यार तो बड़ी दिक्कत हो गई, उसके पैसे भी वेस्ट। लेकिन अगर आप कोर पे काम कर रहे हो, ASP.NET कोर पे काम कर रहे हो या ASP.NET MVC कोर पे काम कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो कहीं भी होस्ट हो जाएगा। आप उसको उसके लिनक्स के सर्वर पे भी आप उसको होस्ट कर सकते हो। तो क्या करोगे, जो लिनक्स होगा उसमें DNS का नेम होगा, डोमेन नेम सर्वर 1 और DNS1 DNS2, ये 2 नाम होते हैं जो कि आपको हॉस्टर प्रोवाइडर देता है। अब आपने सपोज कर लो पीपल हॉस्ट है, आपने हॉस्टिंग खरीद ली, ठीक है, ये मेरा पीपल हॉस्ट का है, पीपल हॉस्ट मैंने यहाँ से लॉगिन किया और उसमें पीपल हॉस्ट के अंदर में मुझे क्या करना है, मुझे जो मैंने ये परचेज़ किया है chocolateuncle.com, जो मैंने अभी अभी परचेज़ किया है, ये आप लोग ये सोच के चलो कि मैंने अभी ख़रीदा है, अभी भी जो मैंने परचेज़ किया है, इसको मैं DNS चेंज करने जा रहा हूँ। हो सकता है मैंने पहले से चेंज कर दिया हो, तो डजेंट मैटर, जो भी DNS होगा, जो DNS कौन देगा, DNS देगा आपको हॉस्टर, जो हॉस्टिंग प्रोवाइडर होगा वो आपको DNS का नेम देगा, ठीक है। ये चाहो तो ये दोनों चीज़ें आप GoDaddy से ही खरीद सकते हो, तो आपको उस केस में DNS चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस बंदे से खरीदा डोमेन, उसी से आपने हॉस्टिंग खरीद ली, मतलब उसकी हॉस्टिंग भी वहीं पे है, डोमेन भी वहीं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने की। लेकिन अगर लगता है कि ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं तो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में क्या करना है आपको, जैसे इस पर जाते हैं, जाने के बाद देखो यहाँ पे DNS लिखा हुआ है, DNS है ना, इस पर क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद एक आपके पास पेज ओपन होगा और इस पेज के अंदर में इसमें बहुत सारे नेम होंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी DNS का नेम दे रखा है, यहाँ पे NS1 का नाम NS45 है, ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किसका है, ये इस टाइम पे इसका है, GoDaddy का है। ये DNS जो दे रखा है वो GoDaddy का DNS है। मुझे किसका DNS चाहिए, मुझे अपना DNS चाहिए। अगर मैं इस डोमेन को यहाँ पे chocolateuncle.com को अगर मैं इसको देखता हूँ, ढूंढता हूँ कॉपी करके, मैं इस डोमेन को यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो अभी जो ये पेज खुल के आ रहा है, ये GoDaddy का पेज खोल के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि GoDaddy ने इसको दिया हुआ है अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट, अपने आप उसने उसको सेट किया हुआ है ताकि उसकी पब्लिसिटी हो। ऑलरेडी बात है, मैंने पैसे लगाए, मैंने दिए और पब्लिसिटी ये ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कोई साइट अभी चेंज बनाई नहीं है, मैंने सिर्फ डोमेन खरीद के छोड़ दिया है। अब मैं इस डोमेन पे अपना जो है वो थीम डालना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को डालना चाहता हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे हॉस्टिंग यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। जो अभी यहाँ पे हॉस्टिंग इसका नाम जो लिखा हुआ है वो चेंज मुझे करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा मुझे। DNS 1 और 2 को मुझे चेंज करना होगा। कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे हॉस्टिंग चाहिए। मैं हॉस्टिंग में जाता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरा यूज़र ID पासवर्ड जो भी होगा वो आपको डालना है और आप वहाँ से जब लॉगिन कर लेते हो तो आपको उस पैनल के अंदर में, अब मेरे पास यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए हॉस्टिंग स्पेस ली हुई है मैंने। अब यहाँ पे मैं कितनी भी वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ। मैं मंथली पे करता हूँ इस पर, आप चाहो तो ईयरली पे करो या जैसे भी है वो आप सिस्टम होता है ले सकते हो। अब मुझे ये मेरे सारे डोमेन हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ सारे डोमेन हैं मेरे। अब डोमेन के बाद मैं यहाँ पे सबसे अपना एक जो नया डोमेन है मैं इसमें ऐड करने जाऊँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी डोमेन को मुझे ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ही आएगा आपके पास। वेबसाइट होस्टिंग के अंदर में आप जाओगे तो यहाँ पे ऐड डोमेन के लिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ऐड डोमेन पे जाओ। हाँ, ऐड डोमेन से पहले आपको DNS चेंज करना है। DNS तो मैंने चेंज किया नहीं यहाँ पे,
यहाँ पे डीएनएस तो अभी जो डीएनएस दिख रहा है, किसका डीएनएस दिख रहा है? ये GoDaddy का दिख रहा है। ये मुझे अपनी डीएनएस डालनी है, किसकी? जो मेरा सर्वर होगा। और ये ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ वही हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर चेंज करने के लिए आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे डीएनएस दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे, नेम सर्वर है, इस नेम सर्वर पे जाके यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे, और चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है एंटर माई ओन नेम सर्वर। एडवांस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दोनों का नेम आपको देना होगा, NS1 और NS2 का नाम देना होगा। अब ये मेरे को अभी याद नहीं है, डोमेन का नेम का सब देना पड़ेगा, DNS का नेम मुझे याद नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा, किसी और का देखूंगा और उसमें से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे ये सारे हैं इसके अंदर में ऑलरेडी हैं, यहाँ पे मैं इस पर DNS पे जाता हूँ इसके, और इसमें देखो यहाँ पे DNS का ये दोनों नेम दिख रहा है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये मेरा पीपल होस्ट का DNS का नेम है। ये दोनों मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने नोटपैड पे मैंने इसकी चिट बना ली। अब मैं वापस चला जाता हूँ अपने उस डोमेन पे जिसका नाम क्या था, chocolateuncle.com। chocolateuncle.com पे गए, अभी मेरे पास chocolateuncle.com में ये खुल रहा है, GoDaddy का खुल रहा है, राइट। अब मुझे DNS चेंज करते ही देखना मेरा कैसे चेंज हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद जैसे DNS पे जाओगे, DNS पे जाओ, क्लिक करो, और यहाँ पे जाके नीचे यहाँ पे चेंज के लिए ऑप्शन आएगा, चेंज करो, एंटर ऑन। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले का नाम दे देता हूँ, कट किया, पेस्ट कर दिया। ये मैंने दोनों DNS का नाम दे दिए। सेव पे क्लिक कर दो। कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछेगा नेम सर्वर अपडेट का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेबसाइट के लिए। DNS अगर आप किसी वेबसाइट का वैसे चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाएगा। अगर हम होस्टिंग ही चेंज कर दें और होस्टिंग के अंदर हम कुछ और डाल दें, हैकर्स यही करते हैं, कभी इस तरह से काम करते हैं, वो होस्टिंग ही चेंज कर देते हैं यहाँ से वहाँ, तो वो रोटेट कहीं और हो जाता है, या फिर कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर फॉरवर्ड कर देते हैं, URL फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वो भी आपका ऑप्शन होता है, URL फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप। तो मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे करेंगे। अभी आपने DNS चेंज कर दिया, देखो अभी चेंज दिख रहा है आपको, ये DNS जो है मेरा चेंज हो चुका है। इसको अपडेट करोगे, अब देखोगे तो ये आपको DNS चेंज हुआ दिखेगा। अब इसका सबसे बड़ा यहाँ पे है, ये DNS चेंज होने के बाद ये आप जब खोलोगे तो यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि आपने सर्वर का स्पेस चेंज कर दिया। अभी आ रहा है लेकिन वो पीछे हिस्ट्री का आ रहा है। अगर आप इसको DNS हमने चेंज कर दिया है, नीचे आइए, देखिए पीपल हाउस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा तो आपको फ़िलहाल के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने DNS वहाँ से हटा दिया। हिस्ट्री फाइल से वो उसको कॉल कर रहा होगा, ठीक है। चलो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आपने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना है, होस्टिंग के पास जाना है। होस्टिंग में जाने के बाद आपको एक डोमेन नेम उस होस्टिंग के अंदर ऐड करना है। क्यों? क्योंकि तुमने उसका सर्वर का स्पेस तो बता दिया कि अब ये मेरा सर्वर ये रहा, ये पहले GoDaddy था, अब मेरा पीपल होस्ट है। बताया कौन बताया? डोमेन ने बताया। डोमेन ने उसको बता दिया मेरा DNS EN1 है। अब मुझे उस वहाँ पे भी तो बताना पड़ेगा, किसको? अपने होस्टिंग को तो बताना पड़ेगा, ये मेरा सर्वर है, ये मेरा मतलब वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने इसको अटैच किया है, और उस वेबसाइट का जो स्पेस होगा उसके अंदर मैं अपनी चीज़ों को डालूंगा। तो अब यहाँ जाते हैं, यहाँ आने के बाद ऐड डोमेन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड डोमेन का नाम मेरा क्या है? chocolateuncle.com। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जाके मैं ब्लैंक वेबसाइट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ब्लैंक वेबसाइट चाहिए। तो मैं ब्लैंक लिया, और यहाँ पे डोमेन का नाम हम दे देंगे। डोमेन का नाम मेरा क्या है? जो भी है chocolateuncle.com। यहाँ पे कोई भी आपका स्लैश नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इस तरह से। यहाँ पे देखो स्पेस, जो भी आपको स्पेस प्रोवाइडर का नाम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको ये जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए? आपको वेबसाइट होस्टिंग के लिए चाहिए, तो आप ये लोगे। आपको फॉरवर्डिंग के लिए नहीं चाहिए,
ठीक है। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट हॉस्ट नहीं होगा, ये कहीं और फॉरवर्ड होगा, मतलब किसी तीसरी जगह पे चला जाएगा। तो मेरे को फॉरवर्डिंग नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए हॉस्टिंग के, तो मैंने हॉस्टिंग सेलेक्ट किया। और कुछ जैसे इसमें चाहिए एक्टिव डीएनएस सर्विसेज चाहिए, जो डीएनएस का सर्विसेज वगैरह मुझे चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ भाई क्या इसका डीएनएस है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दोगे तो ये जो chocolateuncle.com है, इसके नाम से आपको एक सारे कन्फिग्रेशन के ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो कन्फिगर कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये मेरा सर्वर कर रहा है, जहाँ से मैंने ये हॉस्टिंग खरीदी हुई। ये IIS के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि एक वेब सर्वर है, ठीक है। तो ये पूरा कन्फिग कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? एडिंग द डोमेन कर रहा है, कन्फिगरिंग DNS कर रहा है, क्रिएटिंग फिजिकल हॉस्टिंग कर रहा है, कन्फिगर PHP कर रहा है। अगर आपके पास PHP होता तो PHP को भी कन्फिगर कर देता है, पर मुझे वो नहीं चाहिए। कन्फिगर मेल कर रहा है, मतलब जो मैंने chocolateuncle.com बनाया है, अब मैं बना सकता हूँ sales.chocolateuncle.com, info.chocolateuncle.com, या मेरा नाम अजीत है, मैं चाहता हूँ मेरा ही ब्रांड है, तो मैं लिख सकता हूँ अजीत KR Singh @chocolateuncle.com। तो वो मेरे को डायरेक्ट मेरा बिजनेस मेरे को बता रहा है कि मैं इस बिज़नेस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अब देखो, जैसे मैंने ये कर दिया, होने के बाद देखिए आपका इस तरह का पैनल ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको दिखा रहा है एक डेमो पेज। अगर आप अब पेज खोल को देखो आप, अब आपको चेंज मिलेगा वहाँ पे। अब वहाँ पे उसकी हॉस्टिंग चेंज हो गई। ये बार बार नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये हिस्ट्री फाइल निकाल रहा है, तो मैं उसमें नहीं, चेंज हो गया, ये चेंज हो गया है, देखो आ गया। उसने हॉस्टिंग का पीछे से उठा दिया ना, उसको तो करना ही नहीं है, लेकिन वो आपके पास में ब्राउज़र में जो हिस्ट्री होती है उसकी वजह से वो आता है। तो ये आपके पास एक उन्होंने 2-3 पेज बना के दे दिया। किसने दिया? ये मेरे हॉस्टर ने दिया है। पहले किसने दिया था? पहले GoDaddy ने दिया था। अब हमारे ने हॉस्टिंग वाले ने दे दिया कि भाई ये डेमो पेज है मेरा, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी हो रही है, तो उसका डेमो पेज उसने दे दिया। तो एक मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया था काम करने के लिए कि जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ 3 फाइल बन जाए, दैट इज़ सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो खैर उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा तुमसे। ये जो की चीज़ें हैं यहाँ बन गई। अब मैं उस फाइल को, अपनी फाइल को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फाइल मैनेजर दिख रहा है, फाइल मैनेजर दिख रहा है। अब इसमें देखो यहाँ का जो डोमेन है ये सिक्योर नहीं है, यहाँ पे नॉट सिक्योर दिख रहा है। मुझे SSL भी इसमें सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए इसी पैनल के अंदर में नीचे देखो यहाँ पे SSL दिख रहा है, SSL और TLS, इस पे जाओ और ये हमें लिखा हुआ वैसे कि इश्यूज विल बी फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, यहाँ पे अपने आप हो जाता है, इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो, सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा फोर्सली करना चाहते हो तो कैसे करोगे। इस पर क्लिक करोगे सर्टिफिकेट पे, ये मैं बता रहा हूँ आपको SSL के लिए। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। आप देखा होगा जो डोमेन से पहले एक लॉक का बटन आता है वो SSL होता है। ये जो SSL होता है इसको हम हॉस्टिंग वाला भी दे सकता है और डोमेन वाला भी दे सकता है। जब मैंने GoDaddy परचेस करोगे तभी तुमसे पूछेगा क्या तुम SSL खरीदना चाहते हो, तुम वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, और नहीं तो तुमने जहाँ से हॉस्टिंग खरीदी हुई है उससे से भी SSL सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो मैंने जो परचेस किया हुआ प्लान उसके अंदर SSL ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ से SSL क्या करूँगा, यहाँ से मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा है गेट फ्री, ले लेते हैं। तो ये मेरा SSL जो है वो क्या होगा, इसमें इस डोमेन के लिए एक सर्टिफिकेट, इंक्रिप्टेड सर्टिफिकेट होता है, एक एल्गोरिथम होता है जो कि आपके उस जो मेरा URL होगा, एड्रेस होगा, उसको इंक्रिप्ट कर देगा। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको दोनों को रीडायरेक्ट कर लेता हूँ। HTTP को HTTPS के साथ में रीडायरेक्ट करके इनेबल कर देते हैं हम लोग। कुछ इंटरनल सर्विसेज भी इसकी चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी फिक्स हो गई। अब मैं इसको chocolateuncle.com को अगर मैं यहाँ पे HTTPS अगर हम करेंगे तो ये रीडायरेक्ट क्या किस पे हो जाएगा, अब ये लॉक पे देखो रीडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट सिक्योर लेयर आ गया, SSL सर्टिफिकेट आ गया, राइट। ये काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी साइट यहाँ पे लॉन्च करनी है, अपनी। अब साइट तो मैंने अभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे डेमो बना देता हूँ एक, ताकि तुम लोगों को मैं भी अपलोड करके भी दिखाऊँ और कैसे पब्लिश करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में ही बनाते हैं हम। अगर MVC में चाहो तो MVC में बना सकते हो, बट MVC में बनाने में मुझे अभी बहुत टाइम लग जाएगा और चीज़ों को कन्फिगर भी करना पड़ेगा और वहाँ पे डेटाबेस भी कन्फिगर करना पड़ेगा सर्वर पे। तो उसमें काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर कुछ बच्चे भाग जाएंगे, कुछ को नींद भी आ रही है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू। तो मैं HTML वाला पार्ट बना देता हूँ, HTML का डेमो डाल देता हूँ और उसको कन्फिगर करके हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे ASP.NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक गए,
कोई भी नाम ले लेते हैं, क्रिएट पे गए, शॉर्ट फॉर्म में बनाना है एम्प्टी ले लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक किया। इन द मीन वाइल एक डिज़ाइन भी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, वेबसाइट बना रहे हो यार, सर्वर पे डाल रहे हो, कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना। तो कुछ हम लोग यहाँ पे HTML में जाके ना कुछ ले लेते हैं, कुछ नया सा थीम, स्मार्ट बाज़ार। तो भाई साहब बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। चलो इसमें इंडेक्स वाला पेज, इसका डेमो देख लेते हैं कि कितना बड़ा बाज़ार है ये। तो इस बाज़ार को हम लोग करेंगे, अभी हम सर्वर पे डाल के देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ASP.NET के साथ में कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वहीं से हम पब्लिश भी करेंगे। अब पब्लिश में क्या फ़ायदा है, देखो पब्लिश में जब आप कोई पेज को पब्लिश करते हो तो उसका जो सेकंड सर्वर पेज होता है वो उसका कोड नज़र नहीं आएगा। जैसे हम वेबसाइट बना रहे हो, आपके पास दो पेजेस हैं, एक क्लाइंट साइड पेज, एक सर्वर साइड पेज है। जब आप किसी वेबसाइट को अब सर्वर पे डालोगे, मैं नहीं चाहता कि वो सर्वर पे उसका सर्वर वाला भी एडमिनिस्ट्रेटर मेरा सब कोड देखे, ठीक है, क्योंकि वो तो आपके पास नहीं है ना। वो सर्च है तो सारी वेबसाइट देख सकता है, सबके कोड देख सकता है, वो तो कंपनी खोल लेगा कुछ भी उसके बाद तो सब कुछ है। तो आप अगर पब्लिश करके डालते हो तो एक तो उसका वेट कम हो जाएगा, जो 5 MB का है वो 1 MB का हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वो कोई देख भी नहीं सकता उसके कोड को, तो वो पब्लिश करके बनता है। वो मैं आपको आज बताऊंगा कैसे करते हैं। तो देखो ये डेमो, ये मैं डेमो डालना चाहता हूँ, एक स्मार्ट जार है, ये डेमो मैं डालना चाहता हूँ उसी जगह पे, कहाँ पे, जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट है, इस तरह से मैं इसको वहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो उसको यहाँ पे कर लेते हैं। पहले इसको मैंने पूरा कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो मैंने अभी एप्लीकेशन ओपन किया था ओवरव्यू वाला पेज, इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और पूरा पेस्ट कर देते हैं ऐसी चीज़ उठा के। मतलब सारी रिसोर्सेज मेरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। मतलब जो पहले वहाँ पे चल रही थी, अब मेरे ASP, अब ये पहले कौन चला रहा था वहाँ पे, वो मेरा ब्राउज़र चला रहा था HTML के पेज को। अब ये कौन चलाएगा, IIS चलाएगा, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ये सर्वर के अंदर डाल दिया मैंने इसको, ठीक है। ये सारे मेरे पास पेजेस आ गए। अब इसमें सारे क्लाइंट साइड पेज हैं, सर्वर साइड का एग्जांपल कैसे दिखेगा आपको, तो उसके लिए मैं एक पेज आपका यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि सर्वर साइड का पेज का कोड का कैसे होगा उसके अंदर में। यहाँ पे एक पेज मैं ऐड कर देता हूँ। वैसे एक वेब फॉर्म ऐड ले लेते हैं, इस वेब फॉर्म का नाम हम ले लेते हैं कुछ लाइक लॉगिन, ठीक है। login.asp के नाम से एक पेज है। अब इसमें मैं कुछ काइंड ऑफ कोड्स, तो पेज तो है ही, उसमें कोड भी होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, यानी क्योंकि ये क्लाइंट साइड पेज हो गया, दूसरा सर्वर साइड पेज हो गया, है ना, दूसरा सर्वर साइड पेज होगा। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो सर्वर साइड का जो पेज होगा दैट कैन नॉट बी विजिबल बाय द होस्टर और एनीबॉडी इफ यू पब्लिश दिस, ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अब ये login.aspx है, दूसरा login.aspx.cs है, दैट कैन बी इनहेरिटेड, दैट कैन बी इनकैप्सुलेटेड देयर, तो वो नहीं दिखेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, अब इस वेबसाइट को मुझे लॉन्च करना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखती है, क्योंकि मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया था बट इसमें मैंने रन नहीं कराया। जब तक रन नहीं कराओगे तब तक वो EXE और DLL उसके नहीं बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको पहले सेटअप स्टार्टर्स पेज करके इसको आप रन करा के एक बार चेक कर लो। मतलब जो आप, ऑब्वियसली बात है, जो वेबसाइट आप सर्वर पे डालोगे उससे पहले तो तुम टेस्टिंग तो पूरी करोगे ना, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग सब तो करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद सर्वर अपलोड करोगे। तो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, चेक करने के बाद हम इट्स वर्किंग फाइन, मेरा चल रहा है यहाँ पे और सारे एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो अब मुझे इसको सर्वर पे डालना है। मैं यहाँ पे क्लोज किया, इसे स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद यहाँ पे जाएंगे वेब एप्लीकेशन 50, जो मेरा एप्लीकेशन का नेम है उस पर जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा पब्लिश का, इसको आपको सेलेक्ट करना है। पब्लिश जैसे करोगे ये इसकी साइज़ जो अभी थी वो उसकी हाफ से हाफ हो जाएगी, क्योंकि इसके सारे जो जितने भी फाइलें हैं, जो सर्वर साइड के पेजेस की फाइलें हैं, वो सारी फाइलों के DLL EXE के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अभी करना है, अज्योर पे नहीं करना है, मुझे कोई कोई रजिस्ट्री वगैरह में भी नहीं करना है, मुझे यहाँ पे फोल्डर पे करना है। आप अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप पहले यहाँ पे करें, उसको उठा के सर्वर पे डाल दें। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओ और यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे सेट कर लो जहाँ पे आपको करना है। मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने चॉकलेट के नाम से
पब के नाम से, पब्लिश के नाम पब अंडरस्कोर सी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर मैंने इसको ओके किया और यहाँ पे मैं इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अब लोकेशन सेट हो गया, इसका लोकेशन आ गया। क्लोज़ करो और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर लो। तो जैसे ही आप इसको पब्लिश पे क्लिक करोगे, अगर पब्लिश में ध्यान रखना, अगर तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर में किसी भी पेज में कोई भी एरर है, इवन अगर सिंगल कोड भी कहीं छूटा हुआ पड़ा है, तो यह पब्लिश नहीं होगा। नहीं, ये आपका पब्लिश करेगा ही नहीं, ये आपको बोलेगा पहले उस एरर को ठीक करो। वो एरर को बताएगा कि एरर है तुम्हारे प्रोग्राम में। जब तक तुम्हारे प्रोग्राम में एक भी एरर ना हो तभी ये पब्लिश। लॉजिकल एरर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सिंटैक्स एरर की बात कर रहा हूँ। लॉजिकल तो कुछ भी हो सकता है, लॉजिकली आपने प्रोग्राम तो सही लिखा है लेकिन लॉजिक गलत है, वो आपकी गलती है। लेकिन सिंटैक्स एरर कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स एरर हो या सिस्टम एरर हो। सिस्टम में भी कोई भी एरर होता है तभी ये पब्लिश नहीं कर। अभी मेरा पब्लिश कर चुका है ये। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चेक करूँगा तो डेस्कटॉप पे मेरे को पबशी के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर मिल गया और उसके अंदर में सारी फाइलें मिल गई। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, देखो मेरे पास सिर्फ लॉगिन का एक ही फाइल है, login.aspx.cs नहीं दिख रहा है ना। ये पब्लिश का ये फ़ायदा है। अब वो चाहेगा ना उसका कि मैं CS पेज देख लूँ तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन ये वही सही वैसे ही रन करेगा जैसे आपका पहले कर रहा हो। जो आप पहले डिज़ाइन टाइम, डेवलपमेंट टाइम में आपने जो देखा था वही चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ आपको बिन फोल्डर भी मिल गया जिसके अंदर में आपको सारे रिलीजिंग फाइल और उसके DLL और EXE जो थे वो आ गए हैं इसके अंदर में, ठीक है। जो आपके उसके साथ में नहीं था, ये इसके साथ में पब्लिश फोल्डर के साथ में होता है। अब आपने क्या करना है, इस पूरी फाइल को उठा के कहाँ डालना है, सर्वर पे। अब एक एक कर उठाओ और डालो, काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल A करो, सेलेक्ट ऑल करो, राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके क्या करो, उसको ऐड टू अचीव करके इसकी जिप बना लो, ठीक है। फिर जिप बना लो, विनरार बना लो, जैसा भी है आपको जिप आपको लगता है आप इसको ओके करके बना लो। लेकिन आपको सारी फाइलों को सेलेक्ट करके बनाना है, सारी फाइलों को वन साइड टाइम में सेलेक्ट करके बनाना है। देखो एक जिप फाइल आ गई पबसी के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वापस आप चले जाओ अपने होस्टिंग प्रोवाइडर पे चले जाओ। आप होस्टिंग प्रोवाइडर में जो आपने यहाँ पे खोला हुआ है, यहाँ से आपका इंक्रिप्शन लेयर खुला हुआ था, chocolateuncle.com पे वापस क्लिक कर लो, वो आपका वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाना है तुम्हें, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाना है। जो अभी तुम्हारे पास ये डेमो पेज दिख रहा है, ये फाइल मैनेजर के अंदर ये पेजेस हैं। अब मुझे इसको हटाना है और हटा के मुझे अपनी डालनी है। तो इसमें देखो ये कुछ फाइल्स आ रही हैं, इन सबको सेलेक्ट ऑल करो और यहाँ से डिलीट कर दो, परमानेंटली डिलीट कर दो। हटा दिया मैंने। हटाने के बाद यहाँ से वेबसाइट तुम्हारी खाली होगी। अब यहाँ एक्सेस डिनाई दिखा देगा, सर्वर फॉरवर्डेड एक्सेस, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब वो तो मैंने डिलीट कर दी। अब मुझे कौन सी डालनी है, अपनी डालनी है जो मैंने कॉपी कर रखी है ऑलरेडी। मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ। अपलोड फाइल पे जाने के बाद जो मेरा था, मैंने कॉपी किया था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। कौन सी फाइल, जिप फाइल जो कि बहुत सारी फाइल को उसने कॉम्प्रेस किया हुआ है। अब मैं वहाँ लाने के बाद क्या करूँगा, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैं उसको अचीव में जाके एक्सट्रैक्ट कर दूँगा और सारी फाइलें आ जाएंगी। फिर मुझे किसको डिलीट करना होगा, जो मेरी जिप फाइल है, ताकि स्पेस अननेसेसरी क्यों वेस्ट करें। सर्वर में आपने सर्वर परचेस किया है, एक MB भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्यों वेस्ट करोगे आप। तो वो फाइल जो अननेसेसरी फाइल है उसको आप हटा देना। और जब आप किसी वेबसाइट को बनाते हो उसके साथ कुछ HTML की फाइल भी रह जाती है, उसको भी आपको हटा देना चाहिए जब आप उसको सर्वर पे डालते हो। तो ये है आपका प्रोसेस। अभी तक हमने क्या सीख लिया, डोमेन भी ले लिया हमने, होस्टिंग भी करना सीख लिया और DNS चेंज करना भी हमने सीख लिया और हमने SSL भी सीख लिया, कैसे सिक्योर सॉकेट लेयर लगाते हैं। और अब हम लोग लास्टली सीखेंगे इसके बाद कि हम कैसे एक ईमेल कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे ये डोमेन chocolateuncle.com है, अगर मैं sales.chocolateuncle.com के नाम से कोई ईमेल बनाना चाहता हूँ तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एक बार इसको अपलोड हो जाने दो, फिर हम अब इसको आपने अभी अपलोड कर दिया, कल की डेट में कोई भी चेंजेस आपने किए तो फिर क्या करोगे, पर्टिकुलर उसी फाइल को उठा के अपलोड कर दोगे। अब आपको पूरे एप्लीकेशन को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे एप्लीकेशन में चेंजेस आ जाते हैं, तो उस केस में आप फिर वही काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपने लॉगिन पेज में चेंजेस किया है या फिर पर्टिकुलर पेज में चेंज किया है, तो पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपलोड कर दो वहाँ पे, आपको फिर जिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप कर ही सकते हो, तो मतलब ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर मुझे पूरी फाइल करनी है तो इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर एक ही फाइल को करनी है तो आपको बाद में जो भी चेंजेस आपने किए उस फाइल को सेलेक्ट करके कर सकते हो। अब जैसे ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अचीव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर दो। ये सारी फाइलें आपको ट्रैक कर देगा और रिप्लेस कर दो। अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई ऐसा लगता है तो आपको रिप्लेस पे क्लिक कर दो। ये आपकी सारी फाइल आ गई। न्यू फोल्डर रख के मैंने गलती से बना दिया था, इसको हटा दो। मैंने बनाया था वो गलती से, वो 2 फोल्डर के अंदर फोल्डर बन गया था, तो मैंने हटा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस फाइल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ जो मैंने जिप फाइल बनाई थी, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब तुम्हारा चेंज हो गया। अगर तुम इसको यहाँ से एक्सेस करोगे तो तुम्हारा वो इंडेक्स वाला पेज जो था ना, वो यहाँ पे शो कर देगा और तुम्हारी वेबसाइट उस डोमेन पे होस्ट होगी। कितना इजी है, लोग कितना समझ, कितना टफ है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बताओ, एक पर्टिकुलर इस काम के लिए एक जॉब होती है कंपनी के अंदर में, जो मैंने आपको बताया। हाँ, होस्टिंग, डोमेन, लाइक सबको मैनेज करने के लिए, ईमेल्स को क्रिएट करने के लिए। अब ये सारी हो गई आपकी। आपको ईमेल्स आपको बनानी है। अब ईमेल्स भी किसमें बनानी है आपको? अब ईमेल सर्विसेज भी आप ले सकते हो GoDaddy से। जब आप GoDaddy से डोमेन खरीदते हो तो आपको वो सारी चीज़ें देता है। क्या आप SSL खरीदना चाहते हो? मैंने आपको बताया ना कि ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वो वही चीज़ है। क्या आप डोमेन लेना चाहते हो? डोमेन के साथ क्या आप SSL लेना चाहते हो? क्या आप उसके साथ मेल लेना चाहते हो? क्या आप उसके साथ होस्टिंग लेना चाहते हो? वो सारी चीज़ें आपको बताएगा, जो कि बहुत कॉस्टली भी होते हैं वहाँ पे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अलग अलग जगह से खरीदोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो एक जगह से खरीदोगे तो बहुत नुकसान में रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं पैसे बचाने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, ये तो आपने कर लिया, होस्टिंग कर ली, सारे पेजेस आपके पास आ गए। अगर इन द मीन वाइल आपको लगता है किसी पर्टिकुलर पेज में चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक करोगे और पर्टिकुलर में वो जो ऑब्जेक्ट आपको उसने चेंज किया है उसको सेलेक्ट करके ओपन करोगे। ये आपसे पूछेगा क्या आप एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करना चाहते हो? यस, रिप्लेस करो, तो रिप्लेस होकर चेंज हो जाएगा। तो आपको जो जो आपने अभी अपने लैपटॉप में बनाया है, कंप्यूटर में बनाया है, वो रिफ्लेक्टेड आपको कहाँ दिखेगा? सर्वर पे, क्योंकि आपने इस सर्वर स्पेस पे कर लिया। ठीक है, अब मुझे ईमेल बनानी है, तो ईमेल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल पे जाता हूँ। वैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये मेरा पीपल होस्ट का है। अगर आपको दूसरा एग्जाम कहीं से भी आप होस्टिंग खरीद सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहीं से खरीदो, ये मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं देता कि मैं इसको बोलूँ। तो मतलब आप किसी से भी खरीद सकते हो, बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर, लेकिन सब में मैकेनिज्म सेम यही होता है। मतलब हो सकता है फॉर्मेटिंग मेन्यूज़ के आइकन्स इधर उधर हों, बट चीज़ें ऐसी होंगी। अब जैसे यहाँ पे देखो इस तरह से दिख रहा है, ये ईमेल के लिए यहाँ पे है, ये वाला ईमेल है, ये ईमेल के लिए हो गया। यहाँ पे एक ईमेल के लिए हो गया। तो ईमेल के लिए आप जैसे यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करते हो आप, तो ये ईमेल आ जाएंगी। अब जितनी भी ईमेल्स होंगी पहले की बनी हुई आपकी होस्टिंग के अंदर में, वो आ जाएगा। जब आप ईमेल बनाओगे तो आपसे पूछेगा कितने GB का स्पेस चाहिए, कितने MB का स्पेस चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे ईमेल मुझे बनाना है, तो ईमेल बनाने के लिए मैं क्रिएट ईमेल पे जाऊँगा। अब ईमेल जो मैंने आपको बताया था सेल्स का बनाना है, sales@chocolateuncle.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेल्स। क्या किसका बनाना है? तो चॉकलेट अंकल, सी पे क्लिक करते हैं, ये chocolateuncle.com आ गया, इसको सेलेक्ट कर लिया। एक्सटर्नल एड्रेस कह रहा है, कोई एक्सटर्नल एड्रेस रखना चाहते हो? मैंने को नहीं रखना चाहता। पासवर्ड शुड बी इंक्रिप्टेड होना, लाइक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का होना चाहिए। लो पासवर्ड वो नहीं लेगा। जैसे आपने नाम XYZ123 कर दिया, नहीं लेगा ये थोड़ा सा लाइक ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा टफ हो। जैसे मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पे ABC@123#123। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शो करो, देखो ये है, सेम है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी डिलीट कर दूंगा, तुम एक्सेस थोड़ा ना कर पाओगे, तो मैं तुम्हारे सामने अभी डिलीट भी करूँगा। तो ये चीज़ मैंने कर दी। करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है अनलिमिटेड साइज़ दे लिया मैंने। अब चाहो तो कुछ MB में अगर आपको प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे MBs में भी दे सकते हो, MBs, KB, TV सब दे सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा डिफ़ॉल्ट है, चलो अनलिमिटेड यूज़ कर लो। मैं ही बना रहा हूँ, अभी डिलीट भी कर दूँगा। कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो लिख सकते हो। और फाइनली जाके यहाँ पे जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, इस नाम का एक आपका बन जाएगा। ये आपका बन गया। ठीक है, अब ये बनने के बाद आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? आप
एक्सेस करने के लिए आपको वेबमेल यूज़ करना पड़ेगा, वेबमेल डॉट जो कि आपका है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उसका एड्रेस कैसे आएगा। जैसे आपका सेल्स का नाम था ना, तो सेल्स में आप यहाँ नीचे आओ, sales@ ये है, तो यहाँ पे sales@chocolate.com है ना, आप इस पे जाके इस पे वेब पे क्लिक कर लेते हैं, इस तरह से पेज आएगा। ये इसका एक नाम है, ये और थोड़ा सा SSL अभी पूरा प्रॉपर अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था, ये इसलिए आ रहा है। SSL इसका जो है ना, ईमेल के लिए अभी SSL इसका कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था। एडवांस पे जाते हैं, ये है आपका एक्चुअली क्या है, जो हम लोगों ने SSL लिया था ना, उसके अंदर हम लोगों ने ईमेल के लिए नहीं लिया, ईमेल को भी एक्टिवेट नहीं किया है उसने, तो ईमेल को एक्टिवेट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है सर्वर। एडवांस में जाओ, लेकिन यहाँ पे भी रीलोड का ऑप्शन आता है, वो नहीं आ रहा है इसके साथ में। वेब मेल, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एडवांस में जाओ, यहाँ पे प्रोसेस का बटन आ रहा है, इस प्रोसेस पे क्लिक करो। ये इसके इसमें करना होता है जब आपके पास में लाइक SSL प्रॉपर सिक्योर नहीं, अगर SSL भी सिक्योर आ गया, जैसे अभी मैंने तुरंत किया ना, तो सारा एकदम से एक्टिवेट नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको यहाँ पे डालना है sales@ जो भी था chocolateuncle.com। तो स्पेलिंग हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये था पूरा हमारा डोमेन में, और पासवर्ड मेरा था abc@123#123। ठीक है, ये करने के बाद जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, मेरे उस प्लेटफॉर्म पे मैं लॉगिन हो जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं जीमेल में करता था। अब ये मेरा ऑफिशियल हो गया है, मतलब जो आपने वेबसाइट बनाई, उसकी होस्टिंग करी थी, उसी का आपने वो बना के दे दिया। जैसे 5 हो गया, वो कहता है कि मेरे नाम से बना दो, एक सेल के नाम से बना दो, एक इन्फो के नाम से बना दो, एक HR के नाम से बना दो। तो हर डिपार्टमेंट का आपने एक ईमेल ID बना के उसको दे दिया। अब यहाँ उस तरह से आप मेल सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल बिल्कुल खाली है, ये एक वेलकम मैसेज आया होगा, तो वो वेलकम वाला शो करेगा, और उसका जो भी साइज़ होगा, वो सारी चीज़ें वो आपके वहाँ पे होस्टिंग में शो करेंगी। एक मेल आया हुआ है, वेलकम मेल, जो आपके पास आपको दिख रहा है, और ये जो भी आपके साइज़ होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। आप यहाँ से उसका साइज़ आप देख सकते हो, किसके कितनी साइज़ हैं। अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और उसको डिलीट कर देना है। जैसे मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से उसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि कहीं जहाँ पे भी आप बनाओगे, जिसमें भी आप ईमेल सर्विसेज बनाते हो, उसको एक्सेस करने के लिए आपको लिखना होता है webmail.name of the domain। तो वेबमेल जिसका भी वेबमेल होगा, चाहे वो GoDaddy का हो, चाहे वो पीपल होस्ट का हो, ऑटोमेटिकली वेबमेल वाला खुल जाएगा पार्ट, वहाँ से आप अपनी ID पासवर्ड से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये सारी चीज़ें जो है ये होस्टिंग और डोमेन्स की होती हैं। इवन हमने सारे ऑलमोस्ट काम होते हैं इसके अंदर में। कभी कभी ईमेल फॉरवर्डिंग भी होती है, वो भी आप कर सकते हो आप चाहो तो। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ, सब डोमेन अगर आपको बनाना है इसी का, तो हम सब डोमेन कैसे बनाएंगे। जैसे आपने डोमेन बना लिया था, तो यहाँ पे जाओ मेन पे, और मेन पे जाने के बाद जब आप यहाँ पे डोमेन जब आप क्रिएट कर रहे थे, तो वहीं पे एक ऑप्शन था क्रिएट सब डोमेन। तो आप सब डोमेन किसका बनाना चाहते हो। जैसे देखो, गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, google.com है, गूगल ने ही मैप बनाया, तो क्या आया map.google.com। गूगल ने ही क्लाउड बनाया, cloud.google.com। गूगल ने एक और सर्विसेज स्टार्ट कर दी, जैसे मीट सर्विसेज, तो meet.google.com। तो क्या वो उसने अलग अलग डोमेन नहीं खरीदा, उसने एक ही डोमेन खरीदा है, वो google.com। जो पैसे दे रहा है वो एक ही डोमेन के दे रहा है, google.com के। जिसने हॉस्टिंग खरीदी, वहाँ उसने कई सारे क्या करिए, सब डोमेन बना लिए। अब डिपार्टमेंट है, उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने सब कंपनीज बना लिए। तो उस तरह से आप भी कर सकते हो।
जैसे मैं चॉकलेट का कर लिया मैंने, अब जैसे मान लो चॉकलेट को मैंने एक फ्रेंचाइजी किसी को देना है, ठीक है, जैसे एक अभिषेक हो गया तो abhishek.chocolateuncle.com, यानी अभिषेक जो हो गया डोमेन का नाम, उसका जो वेंडर हो गया, और उसके बाद मेरा जो डोमेन का नाम हो गया वो हो गया। या मैं चाहता हूँ कि अकाउंट्स का, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए मैंने अकाउंट के नाम से बना दिया account.chocolateuncle.com, hr.chocolateuncle.com, तो उसके अंदर जो हॉस्टिंग होगी सेम ऐसी हॉस्टिंग होगी जो भी हम कर रहे हैं, जो हम लोग अभी हमने हॉस्टिंग बताई वही सेम हम काम करेंगे, उसी में जाके फाइल हमें इस तरह से अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब डोमेन पे क्लिक किया, सब डोमेन पे क्लिक करते ही आपको ओपन होगा आपके पास में, जहाँ पे पूछेगा कि सब डोमेन का नाम क्या है। जैसे मैंने अकाउंट के नाम से बनाना था तो मैंने लिखा अकाउंट, और किसके लिए बनाना है तो chocolateuncle.com, तो सी chocolateuncle.com लिखते हैं यहाँ पे। ये आ गया, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट रूट का नाम, ये आ गया। यहाँ पे जाके सिर्फ क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हो गया उसकी प्रीफिक्सिंग हो गई, डॉट देखो यहाँ पे दिख रहा है, और ये नाम हो गया। कुछ भी बना सकते हो, ये होता है सब डोमेन। अब इस पर मैंने क्लिक किया, सेम वही सारी कॉन्फ़िगरेशन करी उसने जो पहले किया था, कॉन्फ़िगर कर देगा, उसको भी हॉस्टिंग का नाम दे देगा। अब यहाँ पे तुम अगर खोलोगे उस नाम का जो भी हमने बनाया है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। अकाउंट डॉट अब हम करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉन्फ़िगर होने दो, अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है। एक बार कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद यू कैन एक्सेस दिस। हो गया कॉन्फ़िगर। अब इस पर आप एंटर करो, अब देखो आपके पास account.chocolateuncle का वो आ जाएगा। कनेक्शन इज़ प्राइवेट, क्योंकि आपका SSL आ रहा है, अभी SSL भी तो एक्टिवेट होना है। अभी देखो आ गया account.chocolateuncle.com। ठीक है, यहाँ पे SSL भी इसमें भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। डेमो पेजेस भी उसने डाल दिए, इंस्टॉल। यहाँ पे इस पर क्लिक करना था, ये हमने क्लिक किया नहीं। अगर इस पर क्लिक कर लेते तो वो जो वेब मेल वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आती। इसको कर लेते तो सब डोमेन के लिए दोबारा नहीं बनाना पड़ता, ऐसे लिखा ना उसमें। इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लोगे तो सारे को सब डोमेन वाला जितने भी सब डोमेन बनेंगे ना, उसमें भी वो चलता जाएगा। तो वो तो बहुत सारी सर्विसेज ना वो आती रहती हैं, जिसमें आप जैसे चाहो इसको पूरा मैनेज कर सकते हो। इसका DNS, इसका ईमेल, इसके SSL, ये सारे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है किसी थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट है वो भी आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है जो फ्री मेरे को मिला हुआ है, तो मैं वो सर्टिफिकेट भी इसमें वो अपना सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे प्रोवाइडर होते हैं वो फ्री सर्टिफिकेट देते हैं, उसको भी आप कर सकते हो। वहाँ से जब ये इंस्टॉल किया था वहीं पे, वहाँ पे सर्टिफिकेट के अंदर में कोड्स होते हैं, एल्गोरिथम होता है जो आपका URL को सिक्योर करता है। ये जो URL है ना उसको सिक्योर करता है। जो ये पास हो रहा है, इसके अंदर जो डेटा पास हो रहा है, URL के तो तुम डेटा पास करो ना एक पेज से दूसरे पेज पे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे कोड्स में इंक्रिप्ट हो जाती हैं, फिर वापस डेस्टिनेशन पर इंक्रिप्ट हो जाती हैं। यानी कि बदलने की कोडिंग, एक से दूसरे को बदलने की कोडिंग, चाहे उसके लिए तुम एल्गोरिथम यूज़ करो, C# में बनाओ, चाहे तुम उसको C++ में बनाओ, चाहे उसको तुम पाइथन में बनाओ, इट्स योर चॉइस। ये बनाते हैं लोग, बना के इस तरह से देते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे उसको क्लिक किया तो उसका अभी ये देखो आ गया account.chocolateuncle.com, और ये भी सिक्योर्ड आपको दिखा रहा है। तो देख लिया आपने डोमेन, सब डोमेन, हॉस्टिंग, सारी चीज़ें आपने देख ली। तो इसको मैं बंद करूँ आज। HSPS